हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूं महत्वपूर्ण टॉपिक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, परीक्षा की डेट आ चुकी है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहां पर लेकर के आ रहे हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक अपना नया टॉपिक। ठीक है। इस नए टॉपिक पर हम क्या करेंगे, मतलब हम कोई विशेष टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। जैसा कि हमने इसमें लिखा है कि प्रत्येक इकाई से संभावित प्रश्नों का संग्रह होगा हमारे साथ। ठीक है। तो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी होंगे। ऐसे तथ्य यानी वन लाइनर भी हो सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकते हैं, हर तरीके के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो 24 दिनों का ये महासंग्राम, 24 दिनों के ये अभ्यास सत्र है हमारा, ये निरंतर चलेगा, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे आज हम अपने महत्वपूर्ण श्रृंखला। ठीक है। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा वीडियो को, इससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही आपके लिए ये महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए। और हम ये बात दावे से कह सकते हैं कि आप जो यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, ठीक है, जो भी तथ्य यहाँ पर आपको मिलेंगे इस क्लास में, और तो उससे संबंधित प्रश्न आपको निश्चित तौर पर, उससे कुछ प्रश्न आपको जरूर परीक्षा में मिलेंगे। इस बात को हम दावे के साथ कह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम आज कल लेकर के यहाँ पर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, आधुनिक काल की चर्चा यहाँ पर करेंगे। आधुनिक काल में भारतीय युग भी पढ़ देखेंगे, द्विवेदी युग भी देखेंगे, ऐसे ही क्रम पे हम डेली आपको प्रश्न लेकर देंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा है कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। पुनर्जागरण के विषय में ये उक्त कथन किसका है? ठीक है। पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, तो ये किस उस विषय में किसने कहा है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ये कथन है। ठीक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी को ही यानी पुनर्जागरण का एक उदय के रूप में माना जाता है, इन्होंने ही शुरुआत की ऐसा माना जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में भारतेंदु जी को माना जाता है। ठीक है। तो हमने वन लाइनर के थ्रू क्वेश्चन लिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारती भूषण और छंदो वर्णम, ये रचनाएं किसकी हैं? भारती भूषण और छंदो वर्णन, ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास जी की हैं, जो भारतेंदु जी के पिता जी। ठीक है। तो ये आपको थोड़ी अटपटी लग रही होंगी रचनाएं, आप लोग मेन मेन लोगों की पढ़ते हैं तो इनकी भी महत्वपूर्ण है रचनाएं, प्रश्न बन सकता है इससे भी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा काव्य संग्रह भारतेंदु जी का नहीं है? तो कौन सा काव्य संग्रह भारतेंदु जी का नहीं है? तो पहला वैशाख मास में प्रेमाश्रु वर्णन, सत्सई श्रृंगार और प्रेम रत्नाकर। तो कौन सा है जो भारतेंदु जी का नहीं है? तो उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर प्रेम रत्नाकर, ये भारतेंदु जी का काव्य संग्रह नहीं है। ठीक है। चलते हैं आगे कि जैन कौतूहल, उत्तरार्ध, भक्तमाल, ये किसकी रचनाएं हैं? जैन कौतूहल, उत्तरार्ध, भक्तमाल, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भारतेंदु जी की लिखी हुई रचनाएं हैं। ठीक है। जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो सभी पढ़ते हैं, और ऐसे ही प्रश्न अगर पूछ लिया जाता है तो हम यानी कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रश्न कैसे, कहाँ से आया। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारतेंदु की कौन सी रचना मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी? भारतेंदु की कौन सी रचना मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर लिखी गई थी? तो वो है रचना ये विजयनी विजय वैजयंती। ठीक है। ये रचना है कौन सी? विजयनी विजय वैजयंती, ये रचना है भारतेंदु जी की, जो भारतीय सेना की मिस्र में विजय पर लिखी गई थी। अगला है हमारा प्रश्न कि भारतेंदु की कौन सी रचना काव्य यानी काव्य रचना की बात हो रही है यहाँ पर, खड़ी बोली में लिखी गई है? तो भारतेंदु ने अधिकतर आप जानते होंगे रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी हैं, लेकिन एक रचना है जो खड़ी बोली में लिखी, तो वो कौन सी है? फूलों का गुच्छा। ठीक है। ये रचना कौन सी है? फूलों का गुच्छा, इन्होंने ब्रजभाषा में लिखी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सी रचना बद्रीनारायण चौधरी की नहीं है? तो ये सभी जो भारतेंदु युग के कवि हैं, इनकी रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं। तो कौन सी रचना इनकी नहीं है? तो लालित्य लीला, अलौकिक लीला, सूर्य स्रोत, मन की लहर, ये कौन सी रचना बद्रीनारायण चौधरी जी की नहीं है? तो मन की लहर, ये किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है मन की लहर। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लोकोक्ति शक्ति तप्यंताम किसकी काव्य रचनाएं हैं? लोकोक्ति शक्ति और
तप्यंताम, ये किसने रचनाएं लिखी हैं? तो ये रचनाएं हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की। ठीक है, लोकोक्ति शक्ति और तप्यंताम ये रचनाएं किसकी हैं? प्रताप नारायण मिश्र की हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि श्रृंगार विलास हर हर गंगा ये रचनाएं किसकी हैं? श्रृंगार विलास और हर गंगा, तो श्रृंगार विलास और हर गंगा ये रचनाएं हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि इनमें से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी की नहीं है? कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी की नहीं है? तो जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, पावस पचासा, मयंक महिमा, कौन सी रचना है जो बद्री नारायण चौधरी की नहीं है? आप इसमें देख सकते हैं कि सभी में यानी दो दो वर्ण लिए गए हैं और दोनों एक ही वर्ण है, एक जैसे। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, पावस पचासा और मयंक महिमा, तो मयंक महिमा इनकी रचना नहीं है। ठीक है, मयंक महिमा इनकी रचना नहीं है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की। ठीक है, आगे चलते हैं। तो निम्न कवियों को, अगला प्रश्न है, निम्न कवियों को जन्म काल के आधार से क्रम पर लगाना है, जन्म काल के आधार पर। तो ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी, तो कौन है इनका सही क्रम क्या है इनका? तो इनको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो इनका जो सही क्रम है वो सबसे पहले आता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का, उसके बाद आता है प्रताप नारायण मिश्र, फिर ठाकुर जगमोहन सिंह और उसके बाद अंबिका दत्त व्यास का। यानी कि बद्री नारायण चौधरी का जो समय है 1855, प्रताप नारायण मिश्र का 1856, ठाकुर जगमोहन सिंह का 1857 और अंबिका दत्त व्यास जी का 1858। तो ये इनका सही क्रम है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बद्री नारायण चौधरी उर्दू में किस नाम से कविता करते थे? बद्री नारायण चौधरी उर्दू में किस नाम से कविता करते थे? तो अब्र नाम से कविता करते थे बद्री नारायण चौधरी उर्दू में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रेमघन की कौन सी रचना खड़ी बोली में है? जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, आनंद अरुणोदय, वर्षा बिंदु, इनमें से कौन सी रचना है जो खड़ी बोली में लिखित है? तो मयंक महिमा जो इनकी रचना है वो किसमें लिखी गई? खड़ी बोली में लिखी गई, बाकी ये सब ब्रजभाषा में लिखी हुई हैं। अगला है, कालिदास कृत ऋतु संहार और मेघदूत का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो कालिदास कृत मेघदूत और ऋतु संहार का जो हिंदी अनुवाद किया वो किसने किया? राधाचरण गोस्वामी, नवनीत चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह ने। तो किसने किया? यानी ठाकुर जगमोहन सिंह ने ऋतु संहार और मेघदूत का हिंदी अनुवाद किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय युग के किस कवि को सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई? भारतीय युग के किस कवि को सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई? तो जो सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई वो है बद्री नारायण, यानी कि सुकवि की उपाधि प्राप्त करने वाले हैं अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंद्र जी, नवनीत जी, इनमें से किसी को नहीं, यानी अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत जागत नहीं अनेक जतन। ठीक है, जागत ना ही अनेक जतन करी, तो इस तरीके से ये जो पंक्ति है किसकी है? प्रश्न है कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नहीं अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। ठीक है, ये उपरोक्त जो पंक्ति है किसकी है? भारतेंद्र जी की है, मैथिली शरण गुप्त की है, प्रताप नारायण मिश्र या राधा कृष्ण दास की? तो ये जो पंक्ति है वो है किसकी? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की ये पंक्ति है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि धन्य भारत सब रत्नन की उपजावन, ये पंक्ति किसकी है? धन्य भारत सब रत्नन की उपजावन, अयोध्या प्रसाद खत्री, भारतेंद्र जी, बद्री नारायण जी, प्रताप नारायण मिश्र की। तो ये महत्वपूर्ण जो पंक्ति है वो बद्री नारायण चौधरी जी की पंक्ति है। ठीक है, अगला है, पढ़ कमाए कीन्हो कहा, हरे हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ये काव्य पंक्तियां हैं प्रताप नारायण मिश्र की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किसने किया? काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात, तो काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात करने वाले अयोध्या प्रसाद खत्री थे। इन्होंने काव्य आंदोलन जो पुस्तक लिखी थी उसी पर सर्वप्रथम काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी रचना राधाचरण गोस्वामी की है? कौन सी रचना राधाचरण गोस्वामी की है? प्रेम संदेशा, नवभक्तमाल, श्रृंगार सरोजनी, नखशिक। तो ये जो रचना है नव भक्तमाल, ये किस राधाचरण गोस्वामी जी की रचना है। ठीक है, नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी जी की रचना है। महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिए हैं, आप जरूर देखेंगे, ऐसे प्रश्न आपको कहीं नहीं देखने को मिल सकते। तो अगला है प्रश्न, रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना किसने की? रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना किसने की? तो राधा कृष्ण दास जी ने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की। ठीक है, अगर आप लोग यानी प्री करना चाहते हैं तो
वो भी बताइएगा, हम उन प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी यानी आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं द्विवेदी युग से। तो द्विवेदी युग में पहला प्रश्न बनता है हमारा कि श्रीधर पाठक की जो रचनाएं हैं उनका सही क्रम क्या है। सही क्रम से लगाना है श्रीधर पाठक की रचनाओं का। तो स्वर्गीय वीणा, वनाष्टक, भ्रमर, भारत गीत और शांति अटन, ये जो रचनाएं हैं इनको हमें सही क्रम में लगाना है। तो कौन कौन इसका जो सही क्रम बनेगा, तो सबसे पहले वनाष्टक, ठीक है, वनाष्टक, भारत गीत और स्वर्गीय वीणा और शांति अटन, ये इसका क्रम होगा। ठीक है, तो ये इसका क्रम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि श्रीधर पाठक की रचना जो एकांतवास योगी है किस शैली में लिखी हुई है। ये ऐसे प्रश्न अक्सर मिलते हैं, किस शैली में लिखी है, किस छंद में लिखी है। ठीक है, तो ये जो रचना है एकांतवास योगी, ये लिखी हुई है लावनी या ख्याल शैली में। ठीक है, लावनी या ख्याल शैली में लिखी है। तो जो एकांतवास योगी है ये किस छंद, इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे आप लोग, किस छंद में इसका यानी किस छंद का इसमें प्रयोग हुआ है एकांतवास योगी में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं, ये कथन किस विद्वान ने कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में। तो ये महत्वपूर्ण कथन कहने वाले हैं आचार्य शुक्ल जी। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा आज का कि कालक्रम के अनुसार, ठीक है, प्रश्न है कालक्रम के अनुसार इन कवियों का सही क्रम में लगाना है। कालक्रम के अनुसार तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु जी, श्रीधर पाठक और हरिऔध जी, इनका क्रम क्या बनेगा। तो सही आप समझ सकते हैं इसमें कि सबसे पहले किसका आएगा, भारतेंदु जी का आएगा। ठीक है, सर्वप्रथम भारतेंदु जी आएंगे, उसके बाद नाम आता है यानी कि श्रीधर पाठक जी आएंगे, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी और फिर हरिऔध जी आएंगे। ठीक है, तो ये इसका इनका क्रम हो जाएगा। उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए, ये कथन किस विद्वान का है। कविता का विषय मनोरंजन और उपदेश परक होना चाहिए, तो ये कथन कहने वाले विद्वान है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, अंतिम प्रश्न है आज का हमारा कि कान्य कुब्ज अबला विलाप, कान्य कुब्ज अबला विलाप और कान्य कुब्ज अबला विलाप ये एक रचना है। ठीक है, और कान्य कुब्ज वली व्रतम ये दूसरी रचना है। तो ये दो रचनाएं हैं, कान्य कुब्ज अबला विलाप और कान्य कुब्ज वली व्रतम, ये किस विद्वान की है, किसकी रचना है। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि हमने परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं, और हैंड रिटेन नोट्स का ही प्रयोग हम कर रहे हैं क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम टाइप भी करें और नोट्स भी वो करें। तो इसलिए वीडियो कैसा लगा अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, अपनी राय भी हम तक दीजिए, और आप जिस भी इकाई को अधिक गहनता से पढ़ना चाहते हैं, जिसका अधिक रिविजन करना चाहते हैं, उसके विषय में भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं कल फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तो इन 24 दिनों तक आप हमारे साथ ऐसे ही निरंतर बने रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो हमें आप यानी कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको नोट्स भी देंगे और प्रोवाइड कराएंगे, और हम अपने कंप्लीट कोर्स की जानकारी भी देंगे। ठीक है, मिलते हैं कल फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। थैंक यू।